बिल्कुल। और यूरोप विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही वर्तमान घटनाओं के इस औपचारिक और गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की तारीख 11 मई 2026 है और आज के इस विश्लेषण का शीर्षक है यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, रशिया वॉर्न्स कायव एज लॉन्ग रेंज अटैक्स एक्सपैंड। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण को शुरू करने से पहले हमारे स्पॉन्सर प्रोवेव एआई का धन्यवाद करना जरूरी है। श्रोतावर्ग को ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा उत्पन्न किया गया है, जो एक आधुनिक एआई पावर्ड न्यूज़ एप्लीकेशन है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज़ दरअसल मतलब देखा जाए तो ये स्टाइलो इंटेल ऑफ सॉफ्टवेयर का ही एक कंज्यूमर वर्जन है। ये वही एंटरप्राइज टूल है जिसे सरकार, सेना और बड़े व्यापार अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन करते हैं। सही कहा। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस वक्त सुनने वालों को उसी लेवल के ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टूल का एक्सेस मिल रहा है जिसका इस्तेमाल बड़े नीति निर्माता करते हैं। वही तो इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। हम पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन और रशिया के बीच हुए घटनाक्रम के पैटर्न, उनके प्रभाव और आगे की संभावनाओं का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ तथ्य सामने रखना है। एग्जैक्टली। और बिना किसी डर या बायस के। तो अगर हम शुरुआत करें तो पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी खबर कूटनीति या डिप्लोमेसी के मैदान से आई है, जहां शांति की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। ना मतलब मई 5 से 9 के आसपास जो सीज फायर के प्रस्ताव अचानक सामने आए थे जी। वो बुरी तरह से फेल हो गए। एक आम इंसान सोचेगा कि जब दोनों देश थक चुके हैं तो शांति का प्रस्ताव ऐसे अचानक क्यों गिर गया? देखिए, इसका कारण ये है कि इन प्रस्तावों की बुनियाद में शांति की कोई असली मंशा थी ही नहीं। अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो रशिया ने 8 और 9 मई को अपने विक्ट्री डे के लिए एक तरफा सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। अच्छा, और इसके उलट यूक्रेन ने उससे पहले यानी 5 और 6 मई का प्रस्ताव दे दिया। मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से शर्तें थोप रहे थे। वही तो, इसे हम कोर्सिव बार्गेनिंग कहते हैं, यानी दबाव बनाकर मोलभाव करना। दोनों पक्ष दिखाना चाहते थे कि समझौता उनकी तरफ से शुरू हुआ है। हाँ। और इसका नतीजा ये निकला कि औपचारिक शुरुआत होने से पहले ही रशिया ने अचानक 89 ड्रोन्स और 11 बैलिस्टिक मिसाइल से भरी हमला कर दिया। ओह वाओ! तो ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था। खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये शायद केवल एक स्ट्रैटेजी थी ताकि मॉस्को में उनकी विक्ट्री डे परेड सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल उस परेड में मिलिट्री व्हीकल्स को शामिल ही नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी सेना जमीन पर इस वक्त कितनी व्यस्त है। सही बात है। और उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस सीज फायर को पूरी तरह से एक धोखा बताया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शांति तभी आएगी जब रशिया पर सैन्य दबाव बनाया जाएगा। हाँ, और इस डिप्लोमेटिक तनाव का एक और बड़ा उदाहरण देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने मॉस्को की परेड से बाहर रखा, यानी उन्हें स्नब किया। ये यूएस और रशिया के रिश्तों में आते गहरे तनाव को साफ दिखाता है। ये तो उस शतरंज के खेल की तरह लगता है जहां दोनों खिलाड़ियों को लगता है कि घड़ी रोकने से उनका अपना नुकसान होगा, इसलिए वो और तेजी से चाल चल रहे हैं। लेकिन क्या सच में किसी भी पक्ष को अभी शांति की उम्मीद है? नहीं, मुझे नहीं लगता। दोनों देश अभी कॉम्प्रोमाइज के बजाय दबाव पर विश्वास कर रहे हैं। और क्योंकि कूटनीति रुकी हुई है, इसलिए युद्ध का दायरा अब फ्रंटलाइन से आगे बढ़कर एक दूसरे के देशों के बिल्कुल अंदर तक पहुंच गया है। वही, अब बंदूकों से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन्स का युद्ध हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर एक भयंकर हमला किया जिसमें 400 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, विशेषकर शाहिद मॉडल्स का। हाँ, और इसका स्थानीय प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। ओडेसा, दिनीप्रो और खार्किव के नागरिकों और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसने भारी तबाही मचाई है। लेकिन वेट, यहां मेरा एक सवाल है। हम जानते हैं कि दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। फिर 400 ड्रोन्स में से कोई टारगेट तक पहुंच कैसे रहा है? ये सुरक्षा व्यवस्था इतनी भेद्य कैसे साबित हो रही है? इस पर बढ़त ना मिल रही हो तो सेनाएं एक दूसरे का मनोबल और सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पिछले हिस्सों को निशाना बनाती हैं। और जहां तक ड्रोन्स की बात है, इसे स्वॉर्म टैक्टिक्स कहते हैं, यानी एक साथ झुंड में हमला करना। एग्जैक्टली। शायद ड्रोन्स काफी सस्ते और छोटे होते हैं। जब 400 ड्रोन्स अलग अलग दिशाओं से आते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस 100% काम नहीं कर सकता।
इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं और रेडार कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब युद्ध अब महंगी मिसाइल्स के बजाय सस्ते ड्रोन्स को बड़ी मात्रा में फेंकने का खेल बन गया है। और इसका जवाब यूक्रेन भी बहुत आक्रामक ढंग से दे रहा है। उन्होंने 900 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रूसी क्षेत्रों में हमले किए हैं। बिल्कुल। मॉस्को, पर्म, यारोस्लाव और नोवोरोसिस्क के तेल संयंत्रों और नावल टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है युद्ध में। लेकिन इन फिजिकल हमलों के अलावा एक अदृश्य हमला भी चल रहा है। सुना है कि एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जहां रूसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ग्रीनएक्स से 1 बिलियन रूबल्स अचानक चोरी हो गए हैं। हाँ, और सोर्सेज इसे वेस्टर्न इंटेलिजेंस का काम बता रहे हैं। इसे सिर्फ एक चोरी की तरह मत देखिए। सैंक्शंस के कारण रशिया अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से कटा हुआ है और क्रिप्टो पर उनकी बहुत ज्यादा निर्भरता है। अच्छा, तो मतलब ये साइबर अटैक सिर्फ पैसा चुराने के लिए नहीं था, बल्कि उनके फाइनेंशियल सिस्टम और विश्वास को तोड़ने के लिए था। वही तो, ये रूसी अर्थव्यवस्था पर एक सीधा और बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश है। और इस तरह के हमले जियोपॉलिटिक्स में एक लंबा असर छोड़ते हैं। इसे मैं एक इंटरनेशनल डोमिनो इफेक्ट कहूंगा। एक जगह सप्लाई चेन या अर्थव्यवस्था रुकती है तो दुनिया के दूसरे देश को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है। और इस युद्ध की आंच अब यूरोप और नेटो की पॉलिसी को भी बदल रही है। हाँ, क्योंकि हाल ही में यूएस पेंटागन ने 2027 के बजट में यूक्रेन के लिए अपने मुख्य मिलिट्री एड प्रोग्राम USAI की फंडिंग काट दी है। एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये। मतलब अब यूरोप को आगे आना पड़ेगा। उन्हें समझ आ गया है कि यूएस का ध्यान अब शिफ्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। और डोनाल्ड ट्रंप के नए स्टेटमेंट्स देखिए। उन्होंने यूक्रेनी सेना की तारीफ की और उन्हें किसी भी यूरोपियन सेना से बेहतर बताया, लेकिन साथ ही नाटो के समर्थन पर सवाल भी उठा दिए। और शायद इसी वजह से EU की काजा कालस ने बिल्कुल सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि रशिया के खिलाफ बिना झुके सामना करना होगा। अब उन्हें समझ आ गया है कि अब वो अकेले हैं। बिल्कुल। और इस वेकअप कॉल का असर जमीन पर दिख रहा है। जर्मनी जो हमेशा पीछे रहता था, वो अब ब्रेमाहावेन और बर्लिन में अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। और पैसिफिक की तरफ देखें तो जापान ने भी अपने आर्म्स एक्सपोर्ट के नियम नरम कर दिए ताकि यूक्रेन तक मदद पहुंच सके। ये सब बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बदलाव हैं। सही कहा। लेकिन इन सब के बीच नेटो को असल खतरा कन्वेंशनल टैंक्स या मिसाइल से नहीं है। उनके लिए अब सबसे बड़ा खतरा हाइब्रिड अटैक्स का है। हाइब्रिड अटैक्स मतलब जैसे GPS सिग्नल्स को जैम करना या साइबर अटैक्स करना। हाँ, और ड्रोन्स का भटक कर नेटो बॉर्डर्स में आ जाना, जैसे हाल ही में रोमानिया और लैटविया में हुआ था। इसे एक टेस्ट माना जाता है ताकि नेटो की प्रतिक्रिया को नापा जा सके। ये तो वाकई एक बड़ा प्रेशर टेस्ट है। और इस टेस्ट के लिए रशिया को तकनीक कहाँ से मिल रही है? डेटा दर्शाता है कि सैंक्शन टेक के लिए उनकी निर्भरता अब लगभग 90% तक चीन पर हो गई है। और सिर्फ चीन नहीं, कजान में अफगान इकोनॉमिक कमीशन के द्वारा नए रिश्ते बनाए जा रहे हैं। एक पूरा नया पैरेलल सिस्टम बन रहा है दुनिया में। वही तो, जब इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बदलाव हो रहे हों तो आम जनता और सोशल मीडिया पर क्या असर दिख रहा है? क्योंकि अगर हम एक्स यानी पुराने ट्विटर पर देखें तो वहां माहौल बिल्कुल बनता हुआ है। एक्स पर सेंटिमेंट पूरी तरह एक्सट्रीम है अभी। जो प्रो रशियन सोर्सेज हैं जैसे IZ.ru और RIA.ru, वे सीधा नेटो को दोषी ठहरा रहे हैं और रूसी मिलिट्री डिफेंस की लगातार तारीफ कर रहे हैं। और ठीक इसके उलट जो प्रो यूक्रेनियन सोर्सेज हैं जैसे कीव पोस्ट और द मॉस्को टाइम्स, वो क्या कर रहे हैं? वो रूसी अर्थव्यवस्था के नुकसान और रिफाइनरी पर हुए स्ट्राइक्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब दोनों पक्ष इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स पेश कर रहे हों तो सच्चाई जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इस डिजिटल युग में सूचनाओं का इतना बड़ा जाल है कि आम श्रोता वर्ग के लिए सही तथ्य पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और इसी जगह पर AI और रॉ डेटा की जरूरत होती है, जैसे स्टाइलो न्यूज़ डेटा प्रोसेस करता है, ताकि इन पोलराइज्ड नैरेटिव्स के बीच बिना किसी इमोशन के असल पैटर्न समझे जा सके। तो रॉ डेटा और आकलन के हिसाब से अब आगे क्या होने वाला है? किन घटनाओं पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए, सर्दियों के आने से पहले यूक्रेन तेजी से पेट्रियट मिसाइल्स और एयर डिफेंस इकट्ठा कर रहा है। वह अपने पावर ग्रिड को बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही मिडल ईस्ट के बदलते हालात भी एक बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। गल्फ के कुछ देश अब यूक्रेन को एक नए और अनुभवी सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रहे हैं। हाँ,
तो श्रोता वर्ग को इन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स पर पक्की नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले महीनों में बहुत कुछ तय करेंगे। बिल्कुल। तो ये थी इस युद्ध की एक निष्पक्ष और गहन तस्वीर। अब जरा यहाँ टोन बदलते हैं और थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि श्रोता वर्ग इस जानकारी का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए स्टाइलो न्यूज़ को समझना जरूरी है। श्रोता वर्ग को बताना चाहूंगी कि स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है। वही, इसमें लोग हजारों ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेज और एक्स से अपना पर्सनल कस्टमाइज्ड किया हुआ इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो सच में मायने रखती है। सही बात है। तो श्रोता वर्ग से अनुरोध है कि वे www.stylonews.com पर जाएं और आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि AI पावर्ड न्यूज़ हमेशा उनके पास ऑन डिमांड उपलब्ध रहे। और इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले डीप डाइव्स के लिए आपके पास जो भी टॉपिक सुझाव हों मैं ज़रूर भेजें, और सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। और जाने से पहले उस साइबर अटैक पर दोबारा विचार करते हैं। हाँ, अगर ग्रीनएक्स जैसा साइबर अटैक कुछ ही सेकंड में 1 बिलियन रूबल्स को गायब कर सकता है, तो क्या युद्ध का अगला साथी कोई ऐसी अदृश्य AI एल्गोरिदम बन सकती है जो किसी देश के पूरे आर्थिक सिस्टम को बिना एक भी गोली चलाए शांति से तबाह कर दे? श्रोता वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए।